गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के अंदर पिछली क्लास में हमने पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 का पहला एक टॉपिक लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, जिसके अंदर हमने संविधान की विशेषताएं ली थी। आज हम लोग पेपर की बच्चों के कुछ कमेंट्स आए कि पेपर सेकंड का एक टॉपिक लिया जाए, प्रांतीय स्वायत्ता। उसमें इनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है आपका प्रांतीय स्वायत्ता, है ना। 1900 आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में प्रांतीय स्वायत्ता। तो आज हम यही टॉपिक अपना ले रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रांतीय स्वायत्ता के अंदर जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए तो भारतीयों पे शासन करने के लिए उन्होंने समय समय पर कई कानून बनाए, अधिनियम बनाए। जैसे उसने 1858 का अधिनियम बनाया, 1861 का अधिनियम बनाया, 1892 का अधिनियम बनाया, 1909, 1919, 1935 आदि विभिन्न अधिनियम बनाए गए ब्रिटिश शासन के द्वारा। सभी अधिनियमों के अंदर कुछ ना कुछ खास बात थी। किसी के द्वारा है वो व्यवस्थापिका को ज़्यादा अधिकार दिए गए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो 1919 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा 1919 का जो अधिनियम है, ये इस पे हमारे भारतीय संविधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 1935 के अधिनियम की जो छाप है वो भारतीय संविधान में साफ दिखाई देती है। बहुत से प्रावधान हैं जो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। 1935 के अधिनियम की हम बात करें तो इसके अंदर कई बातें हैं, कई इसकी विशेषताएं हैं, कई इसके अंदर जो अस्तित्व में जो बातें आई हैं, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, विधानमंडल का विस्तार किया गया, शक्तियों का विभाजन भी मतलब 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार किया गया, और इसके द्वारा ही केंद्र के अंदर वेद शासन शुरू किया गया और प्रांतों के अंदर वेद शासन, जो कि 1919 के अधिनियम के अंदर प्रांतों में जो वेद शासन शुरू किया गया था उसको खत्म करके और 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। वेद शासन का मतलब है जिसके अंदर विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक तो आरक्षित विषय और एक स्थानांतरित विषय। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा और प्रांतों के अंदर वेद शासन को खत्म किया गया है और प्रांतीय स्वायत्ता दी गई है। अब सबसे पहले जैसे प्रश्न आ जाता है, आपको जो बड़े में प्रश्न 400 शब्दों में बनेगा वो ये बनेगा कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में प्रांतीय स्वायत्ता का विश्लेषण आएगा पूरा, उसके बाद उसको आपको स्पष्ट करना होगा। अब प्रांतीय स्वायत्ता को जब आप स्पष्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना इसका मीनिंग आएगा। प्रांतीय स्वायत्ता का आप क्या लिखेंगी? अर्थ। अब अर्थ के अंदर जैसे कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि प्रांतीय स्वायत्ता क्या है। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब है कि प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, ठीक है। यानी जो प्रांत होते हैं वो अधिकांश मामलों के अंदर मतलब कुछ अधिकांश मामलों के अंदर प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, यानी लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों के अंदर पूरी शासन की सत्ता रखी गई, है ना। जो गवर्नर होता है वो मंत्रियों की सलाह से क्या करेगा? शासन का संचालन करेगा। गवर्नर करेगा, लेकिन वो किसकी सहायता से? मंत्रियों की सलाह से शासन का संचालन करेगा। तो ये थी प्रांतीय स्वायत्ता। तो इस पहले आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। यानी जो प्रांत होंगे वो क्या होंगे? अधिकांश मामलों के अंदर क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में क्या होगी? सत्ता होगी, शासन करेंगे, लोकप्रिय मंत्री करेंगे। तो प्रांत है वो अधिकांश मामलों में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से करके आपको सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करना है। फिर आपको जो डिटेल में जाना है वो जाना है कि प्रांतीय स्वायत्ता के तहत जो शासन के जो अंग थे, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये जो थे ये किस तरह से काम कर रहे थे। फिर अपने को जो प्रकाश डालना है वो डालना है प्रांतीय कार्यपालिका पर, ठीक है। कार्यपालिका सरकार का वो अंग होता है जो कि कानूनों को क्या करता है? व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनको क्रियान्वित करने का काम करता है। तो प्रांतीय कार्यपालिका कैसे काम करेगी? अब प्रांतीय कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नर की। स्टूडेंट्स, जैसे आज राज्यपाल है, राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है, तो उस समय क्या होता था? गवर्नर होता था। जैसे गवर्नर जनरल की जब मैं गवर्नर जनरल कहूँगी तो जैसे आज जो हमारा राष्ट्रपति है वो उस समय क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल कहलाता था। तो गवर्नर है ये किसके द्वारा नियुक्त होता था? सबसे पहले आप गवर्नर की नियुक्ति बताएंगे। तो गवर्नर है वो किसके द्वारा नियुक्त होता था? सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। यानी सम्राट का क्या होता था? प्रतिनिधि होता था। जो सम्राट है उसको भारत मंत्री की सलाह से इनको क्या करता था? नियुक्त करता था। और अन्य जो बड़े मतलब बड़े बड़े प्रांतों के अंदर तो इस तरह से नियुक्ति होती थी, और जो छोटे प्रांत होते थे उसके अंदर जो गवर्नर जनरल है वो क्या करता था? ICS अधिकारी यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होते थे उनको भी क्या कर देता था? नियुक्त कर देता था। और इनकी नियुक्ति कितनी हो जाती है? कितने साल के लिए होती थी? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था।
फिर हम इसकी नियुक्ति के बाद हम इनकी बात करेंगे गवर्नर की शक्तियों की बात करेंगे। तो शक्तियों के अंदर जैसे सबसे पहले अपन बताएंगे इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कार्यपालिका शक्ति इसकी क्या क्या थी। अब कार्यपालिका की शक्तियों की जो बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर कार्यपालिका शक्तियों के भी कई पॉइंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले अपन बताएंगे स्वयं विवेक से, यानी जो गवर्नर है वो स्वयं विवेक से कार्य करता था। इसके अंदर वो किसी भी मंत्री का क्या करता था, कोई भी परामर्श नहीं लेता था, मंत्रियों की बिना सलाह के स्वयं विवेक से क्या करता था, वो सारे कार्य करता था। दूसरा अपन बताएंगे इसके अंदर व्यक्तिगत का मतलब है कि वो परामर्श लेता था लेकिन वो परामर्श मानने के लिए क्या था, बाध्य नहीं था। और तीसरा हम बताएंगे कि वो क्या करता था, परामर्श भी लेता था और उसको मानने के लिए बाध्य भी था। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले स्वयं से निर्णय लेता था, दूसरा व्यक्तिगत निर्णय लेता था यानी परामर्श लेता था लेकिन बाध्य नहीं था कि उन परामर्श को माने, और तीसरे के अंदर अपन बता देंगे परामर्श भी लेता था और बाध्य भी था कि वो उसको परामर्शों को माने। तो ये थी अपनी उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। फिर दूसरी हम ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया शक्तियों का। दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे इसकी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंदर अपनी इसकी व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियाँ आ जाएगी। तो व्यवस्थापिका के अंदर हम कह देंगे कि वो बजट पर क्या कर सकता था, बजट है वो उसकी देखरेख के अंदर ही बनता था, बजट उसके निर्देश के अनुसार ही बनता था, है ना। और विधानमंडल के द्वारा जो बजट पारित हो जाता था, विधेयक जो पारित होता था, उस पर जो अंतिम हस्ताक्षर है वो किसके होते थे, गवर्नर के होते थे। इसके गवर्नर है उस जो विधेयक है उस पर क्या कर सकता था, उसको निर्देश भी दे सकता था और साथ ही क्या करता था, और उसको गवर्नर जनरल की सहमति के लिए भी वो रोक सकता था। ये भी पावर किसके पास थी, गवर्नर की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर थी। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ। और ये कौन सी शक्तियाँ आ गई आपकी, विधायी शक्तियाँ। फिर तीसरा पॉइंट अपन इसके अंदर बात करेंगे वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय के अंदर आपका बजट आएगा। ठीक है, विधायी के अंदर आपने कानून संबंधी बात बता देंगे आप इसके अंदर। ठीक है, और वित्तीय के अंदर आप बता देंगे बजट भी मतलब इसकी देखरेख के अंदर बनता था, और बजट सदन के द्वारा पारित होने के बाद फिर क्या होता था, गवर्नर इसके हस्ताक्षर होते थे, उसके बाद ही जो है वो बजट क्या होता था, पारित माना जाता था। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री के परामर्श पे क्या करता था, अन्य मंत्रियों की क्या करता था, नियुक्ति भी करता था। अन्य शक्तियों के अंदर आप ये ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर वो अन्य मंत्रियों की क्या करता था, नियुक्ति भी कर लेता था। ठीक है, तो ये तो सारी आ गई किसकी, गवर्नर की। ये हमने क्या बात की, सबसे पहले इसकी शक्तियों की बात की, कार्यपालिका की, विधायी की और वित्तीय की। तो ये सारी बातें आपको क्या बतानी पड़ेगी, किसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रांतीय कार्यपालिका। अब जैसे आपने प्रांतीय कार्यपालिका बताई, ठीक है, इसी तरह से आप अपने शासन के दूसरे अंक की बात करेंगे, किसकी, प्रांतीय व्यवस्थापिका की। प्रांतीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर कौन आती है, संसद आ जाती है। तो बेटा जैसे कुछ बड़े प्रांत थे वहाँ के, जैसे कि बड़े प्रांत जैसे इसके अंदर आप कह सकते हैं जैसे आसाम था, बंगाल था, बिहार था, उसके अंदर जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी वो 20 सदनीय थी। और जैसे जो छोटे प्रांत थे, छोटे प्रांत जैसे पंजाब है, सिंध है, उड़ीसा है, उसके अंदर जो व्यवस्थापिका थी वो 1 सदनीय थी। ठीक है, हम यहाँ 20 सदनी की बात कर रहे हैं। तो 20 सदन के अंदर इसके 2 सदन थे, है ना, वही जो है, एक तो था विधानसभा और दूसरा सदन क्या था, विधान परिषद। एक तो विधानसभा था और दूसरा क्या था, विधान परिषद। अब विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों में जो सदस्य जो चुने जाते थे, सदस्य जो थे, उनका सदस्यों को जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व दिया जाता था। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उनकी प्रतिनिधित्व था। विधानसभा के अंदर जो आयु थी वो कितनी थी, 25 वर्ष थी, और इसमें कितनी आयु थी, इसमें 30 वर्ष थी। और कार्यकाल विधानसभा का क्या था, 5 वर्ष था। ठीक है, और इसका जो विधान परिषद का जो कार्यकाल था वो कितना था, 9 वर्ष था। और हर 3 वर्ष के बाद एक ही सदस्य है वो क्या हो जाते थे, सेवा से मुक्त हो जाते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप प्रांतीय क्या बताएंगे, प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर अपनी ये चलेगी। अब प्रांतीय व्यवस्थापिका के सबसे पहले 2 सदन बता दिया आपने। ठीक है, फिर अपन उसके बाद प्रांतीय विधानसभा की अपन क्या बताएंगे, इसकी शक्तियाँ, इसकी प्रांतीय व्यवस्थापिका की क्या बताएंगे अपन, शक्तियाँ। अब शक्तियों के अंदर भी सबसे पहले अपनी इसकी वही शक्तियाँ आ जाएंगी। कौन सी शक्तियाँ आ जाएंगी, विधायी शक्तियाँ। अब विधायी शक्तियों की आप बात करेंगे तो विधायी शक्तियों के अंदर जो संसद है वो क्या करती थी, जो प्रांतीय और जो संवर्ती सूची थी उस पर क्या करती थी, कानून निर्माण का काम करती थी, कानून निर्माण का काम करती थी। ठीक है, और ये यहाँ से पारित होने के बाद फिर अपन ने बात की ना इसकी विधायी शक्तियों के अंदर, यहाँ से पारित होने के बाद गवर्नर हस्ताक्षर करता था, गवर्नर हस्ताक्षर करेगा तब वो कानून क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के अंदर कानून निर्माण की। इसके अलावा अपन कह सकते थे वो क्या करती थी, प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती थी। संसद क्या रखती थी, विधानमंडल क्या रखते थे, प्रशासन पर क्या रखते थे, नियंत्रण भी रखते थे। अब प्रशासन पर नियंत्रण कैसे रखते थे, वही प्रश्नकाल है ना, काम रोको प्रस्ताव, इन सब के द्वारा वो प्रशासन पर नियंत्रण भी रखते थे। ठीक है, तो ये अपनी किसके अंदर आ जाएगी, अपनी विधायी शक्तियों के अंदर। नेक्स्ट अपन ले लेंगे इसकी कौन सी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ।
वित्तीय शक्तियों में यही बजट है, वो कौन पास करता था, बजट का निर्माण कौन करती थी, वो प्रांतीय व्यवस्थापिका करती थी, बजट का निर्माण करती थी। ठीक है, और एक तरह से जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करती थी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या क्या पॉइंट्स लेने, तो बजट बता देंगी, एक आप क्या बताएंगे इसके अंदर, वार्षिक प्रतिवेदन बता देंगे कि वार्षिक प्रतिवेदन भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा जैसे देखा जाए तो प्रांतीय स्वायत्ता के तहत जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी वो सच्चे अर्थों के अंदर इसका सही रूप से क्या करती थी, प्रतिनिधित्व भी करती थी। ठीक है, तो पहले आपने अर्थ बता दिया, फिर उसके बाद आप इसको संदर्भ में बता रही है प्रांतीय कार्यपालिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका। फिर अपन इस पॉइंट्स पे आ जाएंगे कि सैद्धांतिक रूप से तो प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। ठीक है, प्रांत वो बहुत कुछ अर्थों में क्या थे, स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस प्रांतीय स्वायत्ता पर कई प्रतिबंध भी थे, यानी ये प्रांतीय स्वायत्ता पूरी तरह से लागू नहीं थी। ठीक है, फिर अपन इसका क्या आ जाएंगे, इसका व्यवहारिक रूप, प्रांतीय स्वायत्ता का क्या आ जाएगा अपना व्यवहारिक रूप, और व्यवहारिक रूप में क्या डालेंगे, इस पर प्रांतीय स्वायत्ता पर क्या थे, प्रतिबंध थे। इस प्रांतीय स्वायत्ता पर कई प्रकार के क्या थे, प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों को आप दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से प्रतिबंध थे, एक जो पहला प्रतिबंध था वो कौन सा था, बाहरी प्रतिबंध, और एक कौन सा था, एक बाहरी था और एक आंतरिक था। ठीक है, बाहरी प्रतिबंध और आंतरिक प्रतिबंध। अब बाहरी प्रतिबंध की जब हम बात करेंगे तो बाहरी प्रतिबंध के अंदर हम बताएंगे कि गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता था, संकटकाल की घोषणा कर सकता था। जहां भी किसी भी प्रकार की यदि अनियमितता पाई जाती तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी, वो क्या कर सकता था, संकटकाल की घोषणा कर सकता था। संकटकाल की घोषणा वाली बात बताएंगे। दूसरी बात आप बता सकती हैं इसके अंदर कि प्रांतों के पर जो गवर्नर है वो क्या कर सकता था, जब भी वो देखता था कि शांति या मतलब सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, शांति सुरक्षा नहीं है, तो वो गवर्नर क्या कर सकता था, प्रांतों को क्या कर सकता था, वो निर्देश भी दे सकता था। ठीक है, तीसरी बात आप इसके अंदर बता देंगे, वो कानूनी क्षेत्र के अंदर भी जो गवर्नर है वो क्या था, उसका पूरा नियंत्रण था, यानी कोई भी विधेयक है वो तभी पारित होता था जब गवर्नर क्या कर सकता, वो गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, और वो कुछ विधेयकों को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए भी रख सकता था। ठीक है, इस तरह से कई बातें बाहरी प्रतिबंध के अंदर है जो मेन मैंने बताई। संकटकाल की वो क्या कर सकता था, घोषणा कर सकता था। ठीक है, दूसरी बात अपन ने क्या बताई कि वो कानूनी क्षेत्र के अंदर यानी विधेयकों पर अंतिम हस्ताक्षर उसके होते थे। ठीक है, और तीसरी बात भी अपन इसके अंदर ये कह सकते हैं कि वो कानूनी क्षेत्र के अंदर मतलब वो शांति और सुरक्षा से संबंधित भी वो क्या करता था, कई प्रकार के उसको निर्देश दे सकता था। जब अपन आंतरिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आंतरिक क्षेत्र के अंदर आपकी बात बताएंगी कि जो गवर्नर था उससे अपेक्षा की गई थी कि वो मंत्रियों के परामर्श के आधार पर शासन का संचालन करेगा, लेकिन गवर्नर था वो संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बल्कि कैसा अध्यक्ष बन गया था, वो वास्तविक अध्यक्ष बन गया था। कौन सा अध्यक्ष बन गया था, वो वास्तविक, यानी आंतरिक रूप से वो क्या था, मजबूती उसके पास थी, और वो आंतरिक रूप से क्या बन गया था, पूरी तरह से वास्तविक रूप से अध्यक्ष बन गया था। क्योंकि बजट है, फिर इसके अंदर कई पॉइंट्स आप ले सकते हैं कि बजट है वो गवर्नर की देखरेख के अंदर होता था, मंत्रियों की नियुक्ति थी और पदच्युति थी वो भी कौन करता था, गवर्नर के द्वारा ही होती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर प्रतिबंधों के अपने इसके क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आप इसको प्रांतीय स्वायत्ता है, इसको आचरण के अंदर देखो, इसके अंदर व्यवहार के अंदर इसका आचरण देखेंगे। तो व्यवहार में आचरण के अंदर आप ये बात बताएंगे जो क्लासेस में भी आपको अच्छे से बता रखी है। फिर व्यवहार के जब 1937 के अंदर क्या हुआ, चुनाव हुए, 1937 में क्या हुए, चुनाव हुए। उस समय 11 प्रांत होते थे, तो 11 प्रांतों में से कितने में, 7 में किसकी सरकार आई, 6 के अंदर जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों के अंदर है वो कांग्रेस की सरकार बनी। अब कांग्रेस की सरकार बन गई और अब प्रांतीय उत्तरदायी शासन इसके अंदर कितना सफल रहा, असफल रहा। तो इसके अंदर जैसे जो प्रांत थे वो गैर कांग्रेसी सरकार के थे, जिनके अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें थी, तो उन गैर कांग्रेसी सरकारों के अंदर, प्रांतों के अंदर जो गवर्नर का हस्तक्षेप बहुत अधिक पाया गया। ठीक है, जिन प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं थी उनके अंदर गवर्नर का जो हस्तक्षेप था वो बहुत अधिक पाया गया। यहाँ तक पाया गया कि जो बहुमत प्राप्त जो सीएम था उसको भी वो क्या कर सकते थे, गवर्नर क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। ठीक है, और इसके अलावा जो कांग्रेसी जहाँ बहुमत था, कांग्रेस की जहाँ पे सरकार बनी थी, कांग्रेसी वाली जो सरकार थी वहाँ पे बहुमत प्राप्त करने के बाद भी जो कांग्रेसी जो थे उन्होंने क्या किया, जो मुख्यमंत्री था वो तैयार नहीं हुए मुख्यमंत्री का पद तैयार लेने के लिए, और क्योंकि वो और अधिक क्या करने लगे, स्वायत्ता की मांग करने लगे। फिर यदि कई संधि की गई, कई वार्ताएं की गई, और संधि वार्ताओं के बाद फिर उसके बाद ये चीज आया कि संधि वार्ताओं के बाद उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार भी किया, लेकिन स्वतंत्रता हुई और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता का मार्ग प्राप्त करने के लिए बाद में इन कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया।
इस तरह से हम पूरी तरह से इसके प्रांतीय स्वायत्ता का बताएंगे, इसका सैद्धांतिक रूप बता देंगे, फिर इसका व्यवहारिक रूप। एक बार रिवीजन देख लें। रिवीजन के अंदर सबसे पहले आप अधिनियमों की बात बताएंगे, 1935 का अधिनियम की बात बताएंगी। फिर 1935 का अधिनियम बताने के बाद फिर हम बताएंगे कि प्रांतीय स्वायत्ता जो दी है वो किस रूप में थी। सबसे पहले आपने उसका क्या बताया, मीनिंग बताने के बाद प्रांतीय व्यवस्था के स्वायत्ता के तहत जो सरकार के जो अंग है वो कैसे कार्य कर रहे थे। ठीक है, पहले आपने कार्यपालिका की बात बताई, कार्यपालिका अंदर गवर्नर की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ। फिर नेक्स्ट प्रांतीय व्यवस्थापिका, उसकी द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो बता दी आपने, फिर उसकी शक्तियाँ बता दी हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये इसका व्यवहार में कैसे आचरण था, यानी प्रतिबंध थे उसके ऊपर, बाहरी क्षेत्र के अंदर प्रतिबंध, फिर आपका आंतरिक क्षेत्र में प्रतिबंध, और फिर उसके बाद व्यवहार में इसका कैसे आचरण था। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। राजेंद्र जी बंद करो।